नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समीत पाठशाला में। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक रोमांटिक पोएट की बायोग्राफी को। इस वीडियो में मैं आपको विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी और इनके वर्क्स को दोस्तों बताऊंगा। ये एक इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही महान रोमांटिक पोएट हैं दोस्तों। इनकी बायोग्राफी हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, मतलब इनकी बायोग्राफी से एक या दो क्वेश्चन हमेशा ही किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें इंग्लिश लिटरेचर पूछा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट हैं ये दोस्तों, इन्हें बड़े ही ध्यान से आप लोगों को समझना है। इनकी बायोग्राफी को बिल्कुल डिटेल में हम इनको समझते चलेंगे, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों इनके बर्थ से स्टार्ट करते हैं। जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, देखिए इनका जो पूरा नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है और ध्यान से इस वर्ड्स की स्पेलिंग भी देख लेनी है आपको। इनका जन्म जो हुआ है दोस्तों अप्रैल 7 1770 को हुआ है, यानी कि दोस्तों अप्रैल 7 को इनका जन्म हुआ था। कब? 1770 में। कहां पर? कुकरमाउथ कम्बरलैंड में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, ठीक है। ए स्मॉल क्वाइट मार्केट टाउन इन नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड, ये इंग्लैंड के अंदर जगह है, ठीक। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 को इंग्लैंड में हुआ था। जो ये कुकरमाउथ या कम्बरलैंड है दोस्तों, ये कहां पर बसे हुए हैं दोस्तों? लेक डिस्ट्रिक्ट के किनारे दोस्तों बसे हुए हैं। तो ये लेक डिस्ट्रिक्ट जो है इससे बिलोंग करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि किसे लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट कहा जाता है, तो उसमें आंसर देना है आपको दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ही एक ऐसे पोएट नहीं है जो लेक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। इनके अलावा रॉबर्ट साउदी और दोस्तों एस.टी. कोलरिज, ये दोनों पोएट और हैं दोस्तों जिन्हें हम लेक पोएट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो टोटल जो है ये 3 पोएट हैं, रॉबर्ट साउदी और एस.टी. कोलरिज और दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ। ये तीनों जो हैं लेक पोएट्स के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है, आपको चौथा ऑप्शन भी दे दिया जाता है। मान लीजिए आपको एक और रोमांटिक पोएट दे दिया जिसका नाम है कीट्स। इनमें से ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा, यानी कि पहला ऑप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ, दूसरा ऑप्शन जो है रॉबर्ट साउदी और तीसरा जो है एस.टी. कोलरिज और चौथा है जॉन कीट्स, ठीक है। इनमें से कौन सा आपका लेक पोएट नहीं है, तो आपको डी मार्क करना है कि जॉन कीट्स जो है वो लेक पोएट नहीं है। ओनली 3 पोएट्स आर देयर जिन्हें हम लेक पोएट्स के नाम से जानते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट साउदी और एस.टी. कोलरिज। आई होप ये चीजें दोस्तों क्लियर हैं। बढ़ते हैं आगे। इनके पिता का नाम क्या है दोस्तों? जॉन वर्ड्सवर्थ है दोस्तों। विलियम वर्ड्सवर्थ के पिता का नाम क्या है? जॉन वर्ड्सवर्थ है। आप लोगों के लिए, टीजीटी वालों के लिए, यूपी टीजीटी से जो बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए एक चीज मैं आपको जो कॉमन है आपके सिलेबस में वो बता देता हूं कि आपके जो पहले पोएट हैं वो हैं दोस्तों शेक्सपियर, ठीक है। दूसरे हैं मिल्टन और तीसरे हैं गाल्सवर्दी और चौथे हैं दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। ये आपके सिलेबस में 4 राइटर्स हैं। इन चारों राइटर्स के पिता का नाम जो है दोस्तों जॉन ही है। इनका जो फर्स्ट नेम है वो जॉन ही है, जैसे कि शेक्सपियर के पिता का नाम जॉन शेक्सपियर, जॉन मिल्टन के पिता का नाम जॉन मिल्टन और जॉन गाल्सवर्दी के पिता का नाम जॉन गाल्सवर्दी था। आई होप ये आपकी चीजें दोस्तों क्लियर हैं। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। इनकी मदर का नाम जो था वो एन कुक्सन था। इनकी मदर जो है एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी और उनका नाम एन कुक्सन है। विलियम वर्ड्सवर्थ was the second of the 5 children born to John Wordsworth and Anne Cookson। जो विलियम वर्ड्सवर्थ के माता पिता थे उनके कितने बच्चे थे दोस्तों? 5 बच्चे थे। उनमें से सेकंड थे कौन? हमारे राइटर जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ। दोस्तों मैं आपको सारी चीजें बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की बताऊंगा। जिन लोगों को और विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में अच्छी खासी जानकारी है तो आगे चल के कुछ ऐसी चीजें आएंगी, हो सकता है आपको कोई चीज नई जानने के लिए मिले। तो वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहना है आप लोगों को, ठीक है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के दोस्तों जो
तीन भाई और थे, उनका नाम क्या है, रिचर्ड वर्ड्सवर्थ, जॉन वर्ड्सवर्थ एंड क्रिस्टोफर वर्ड्सवर्थ। ये इनके तीन भाई थे, छोटे थे विलियम वर्ड्सवर्थ जो हमारे राइटर हैं, और इन चारों की एक बहन है जिसका नाम दोस्तों डोरोथी है। डोरोथी से बहुत ज्यादा क्लोज रहे थे तमाम उम्र ये विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और जब ये मात्र विलियम वर्ड्सवर्थ जब ये मात्र 8 साल के थे तो इनकी मदर की दोस्तों डेथ हो गई थी। कुल 8 साल की उम्र में इन्होंने अपनी मां को खो दिया था। इसके बाद दोस्तों 1779 में इन्हें एक स्कूल में भेज दिया गया जिसका नाम था हॉक्सैड ग्रामर स्कूल। इस स्कूल के अंदर दोस्तों ये पढ़ने जाने लगे। कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ जो हमारे राइटर हैं। ये स्कूल जो था दोस्तों लेक डिस्ट्रिक्ट में ही था। इसके बाद दोस्तों 1783 में 1783 में इनके पिता की भी डेथ हो गई। मतलब ये पूरी तरह से दोस्तों अनाथ हो गए। इनके माता पिता की डेथ हो चुकी थी। जो इनकी माता थी दोस्तों मैंने आपको बताया था, इनकी माता की डेथ जो हो गई थी वो 1778 में हो गई थी और इनके पिता की डेथ 1783 में हो चुकी थी। 1787 में दोस्तों इन्होंने एडमिशन लिया एक कॉलेज के अंदर जिसका नाम था सेंट जॉन्स कॉलेज, जो जुड़ा हुआ था किससे दोस्तों? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से दोस्तों ये कॉलेज जुड़ा हुआ था। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने दोस्तों अपनी पढ़ाई कहां से पूरी की है दोस्तों? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। विलियम टेलर इनके एक टीचर थे जिन्होंने इनको इंस्पायर किया था क्या लिखने के लिए दोस्तों? पोएट्री लिखने के लिए इंस्पायर किया था इनके एक टीचर जिसका नाम है विलियम टेलर, ठीक है। तो एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट्री लिखने के लिए इंस्पायर किया था, तो इसका आंसर होगा दोस्तों विलियम टेलर, ठीक। 1791 में दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी बैचलर डिग्री को ले लिया था। किससे दोस्तों? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी बैचलर डिग्री को लिया था। नवंबर 1791 में इन्होंने दोस्तों फ्रांस में विजिट किया था। दोस्तों एक मैं और चीज बता देता हूं, इन्होंने तमाम उम्र कभी भी अपनी लाइफ में लेक डिस्ट्रिक्ट को नहीं छोड़ा था, लेकिन ये समय समय पर दूसरी जगहों पर विजिट करने के लिए जाते रहते थे। तो इन्होंने एक विजिट किया था दोस्तों 1791 में, कहां पे? फ्रांस में किया था, ठीक है। वहां पर जाकर ये एक फ्रेंच वुमेन के दोस्तों प्यार में पड़ गए थे। उसका नाम क्या था दोस्तों? एनीट बोलेन था, ठीक। इसके प्यार में पड़ गए थे ये दोस्तों फ्रेंच वुमेन है एक, जिससे विलियम वर्ड्सवर्थ को फ्रांस में प्यार हो गया था। जिस लड़की ने दोस्तों बिना मैरिज किए 1792 में 1792 में एक डॉटर को जन्म दिया था जिसका नाम है कैरोलिन। कैरोलिन इनकी डॉटर का नाम है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आंसर में पूछ लिया जाता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ डॉटर फ्रॉम एनीट बोलेन। तो आपको कैरोलिन इसका आंसर दोस्तों देना है। अब ये इनसे बिना शादी करे इनको क्यों वापस आना पड़ा दोस्तों फ्रांस से? तो दोस्तों उस समय पर वार चल रहा था किसके बीच में? फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में वार चल रहा था, जिसकी वजह से इन्हें दोस्तों इंग्लैंड वापस आना पड़ा था। किसे? विलियम वर्ड्सवर्थ को। वर्ड्सवर्थ दोस्तों बहुत सारी लैंग्वेज जानते थे, उनमें से कुछ लैंग्वेज ये हैं, जैसे कि खास लैंग्वेज जो जिनमें इनको परफेक्शन था वो है ग्रीक, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच और स्पेनिश। ये लैंग्वेज हैं जिन्हें ये बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे। अब दोस्तों यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास चीजें शुरू होने वाली हैं। आपको हर एक चीज पर ध्यान रखना है। अगर आपको जो चीज जरूरी लगे तो दोस्तों आपको नोट भी करनी है, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपको नोट करते हुए चीजों को चलना है, ठीक है। फेब 1793 में दोस्तों इन्होंने अपना फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन जो है वो पब्लिश कराया था। उसका नाम था एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। ये इनका फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन है जो आया था फेब 1793 में। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ का फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन कौन सा है जो पब्लिश हुआ था? तो आपको आंसर देना है एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस इनका पहला पोएट्री कलेक्शन है जो पब्लिश हुआ था। ये आया था फेब 1793 में। आई होप ये चीजें दोस्तों आपको क्लियर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सैमुअल टेलर कोलरिज।
इनके नाम से तो आप वाकिफ ही होंगे दोस्तों, ये भी एक रोमांटिक पोएट हैं। एस.टी. कोलरिज इन्हें कहा जाता है शॉर्ट में दोस्तों। एस.टी. कोलरिज जो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बहुत ही अच्छे खास मित्र रहे। अब ये फ्रेंड इनके तो थे, कहां पर ये फ्रेंड बने दोस्तों? समरसेट नाम की एक जगह थी जहां पर ये फ्रेंड बने। कब? 1795 में। अब कहीं कहीं पर दोस्तों बुक्स में आपको 1797 भी ये लिखा हुआ मिलता है, तो मैंने इस पे भी ढूंढा दोस्तों इस आंसर को काफी, पर मुझे ये चीजें कहीं भी कंफर्म नहीं हुई, तो ये आंसर ऑथेंटिक दोस्तों नहीं होता है। ठीक है, 1795 में ये मिले थे जब ये फ्रेंड बने थे। किसके साथ? एस.टी. कोलरिज के साथ विलियम वर्ड्सवर्थ जब फ्रेंड बने थे, तो वो कौन सा ईयर था दोस्तों? 1795 था। आई होप ये चीजें दोस्तों क्लियर हैं। बिटवीन 1795 टू 1797 विलियम वर्ड्सवर्थ ने दोस्तों एक ओनली प्ले, जो इनका इकलौता प्ले है दोस्तों, वो लिखा था। वो कौन सा है? द बॉर्डर्स है दोस्तों। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने सिर्फ एक प्ले लिखा है, तो उस प्ले का नाम क्या है? तो उस प्ले का नाम जो है दोस्तों द बॉर्डर्स है। ये चीज आपको नोट कर लेनी है। ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया एक ट्रेजेडी है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने दोस्तों एक ही सिर्फ प्ले लिखा है जिसका नाम द बॉर्डर्स है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने पीटर बेल को लिखना स्टार्ट किया था कब दोस्तों? 20 अप्रैल 1798 में। पीटर बेल इनके द्वारा लिखी गई एक पोयम है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। किसके रिप्लाई में? कोलरिज ने जो एक पोयम लिखी थी, एक बैलेड लिखी थी, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, उसके रिप्लाई में विलियम वर्ड्सवर्थ ने पीटर बेल को लिखा था। तो दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, पीटर बेल द थर्ड एक वर्क है जो पीवी शैली ने लिखा है। दोनों वर्क दोस्तों कंफ्यूज करने वाले हैं। पीवी शैली ने कौन सा वर्क लिखा है दोस्तों? पीटर बेल द थर्ड। ये वर्क जो लिखा है दोस्तों किसने लिखा है? पीवी शैली ने लिखा है। और विलियम वर्ड्सवर्थ ने कौन सा लिखा है दोस्तों? पीटर बेल लिखा है। इस पीटर बेल को द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर के रिप्लाई में विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। किसके रिप्लाई में लिखा था? द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर के। पीटर बेल दोस्तों इन्होंने 1798 में लिख दी थी, लेकिन उसे पब्लिश कराया गया था 1819 में। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब दोस्तों जो इनका मास्टरपीस कहा जाता है, जो इनका मैग्नम ओपस वर्क कहा जाता है, देखिए एक वर्ड मैंने अभी अभी बोला है मैग्नम ओपस, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे। इसका जो दूसरा वर्ड है इसे हम मास्टरपीस के नाम से भी जान सकते हैं। इसका सिनोनिम्स आप समझ सकते हैं इसको मैग्नम ओपस के, कि इसका मास्टरपीस कौन सा है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का दोस्तों मास्टरपीस वर्क जो है वो है दोस्तों लिरिकल बैलेड्स। इसके अलावा इनका मास्टरपीस, इनका मैग्नम ओपस जो कहा जाता है दोस्तों द प्रील्यूड को भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में सिर्फ इन दोनों में से एक चीज ही मिलेगी। अगर ये दोनों चीजें एग्जाम में आपको ऑप्शन में मिल जाती हैं तो आपको द प्रील्यूड जो है उसको मार्क करना है, क्योंकि प्रील्यूड भी इनका बहुत ही अच्छा, खास और बहुत ही फेमस वर्क है जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। अब दोस्तों बात करते हैं 1798 में जो इन्होंने लिरिकल बैलेड्स को पब्लिश कराया था। देखिए दोस्तों बहुत ही खास और एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला वर्क है जो इनका लिरिकल बैलेड्स है। ठीक है, लिरिकल बैलेड्स जो है दोस्तों ये एक पोएट्री का कलेक्शन है दोस्तों, जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने और इनके फ्रेंड एस.टी. कोलरिज ने दोस्तों मिलकर लिखा था। ठीक, किस किसने? विलियम वर्ड्सवर्थ ने और एस.टी. कोलरिज ने मिलकर लिखा था। कब दोस्तों? 1798 में लिखा था। ठीक है, इस वर्क को यानी कि लिरिकल बैलेड्स जो हैं दोस्तों इनकी जो 1798 में आई थी उसको बिगिनिंग ऑफ द इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट भी कहा जाता है। मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ ने और एस.टी. कोलरिज ने मिलकर दोस्तों रोमांटिक एज को लॉन्च किया था। कब? 1798 में। आई होप ये चीजें क्लियर हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लिरिकल बैलेड्स कब आया है, जो कि क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है,
ये 1798 में लिरिकल बैलेट्स आया है। यदि आपसे पूछा जाए कि रोमांटिक एज जो है कब लॉन्च हुई थी, तो उसका आंसर भी आपको 1798 ही देना है। किसने लॉन्च की दोस्तों? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लॉन्च की। किसके साथ मिलकर? एस.टी. कोलरिज के साथ मिलकर। लिरिकल बैलेट्स जो है इसके अंदर दो लोगों का कंट्रीब्यूशन था। तो अब विलियम वर्ड्सवर्थ ने कितनी पोएम्स कंट्रीब्यूट की दोस्तों? 19 पोएम्स को कंट्रीब्यूट किया था, ठीक है। और एस.टी. कोलरिज ने दोस्तों 4 पोएम्स का कंट्रीब्यूशन इसमें दिया था। तो टोटल पोएम्स कितनी हैं लिरिकल बैलेट्स के अंदर दोस्तों? 23 पोएम्स हैं, ठीक। सेकंड एडिशन जो है दोस्तों लिरिकल बैलेट्स का, दोस्तों ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं कि सेकंड एडिशन जो है लिरिकल बैलेट्स का कब आया था। तो ये सेकंड एडिशन आपका 1800 में आया था, जिसे हम प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट के नाम से जानते हैं। इसका थर्ड एडिशन आया था दोस्तों 1802 में। 1802 में लिरिकल बैलेट्स का इंग्लैंड के अंदर थर्ड एडिशन दोस्तों आया था। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं एक और चीज आपको बता देता हूं कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा और एस.टी. कोलरिज के द्वारा लिखी गई जो लिरिकल बैलेट्स हैं, इनका फर्स्ट एडिशन यूएसए में कब आया था दोस्तों? ये आया था 1802 में। कभी भी आपसे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट एडिशन विलियम वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेट्स का यूएसए में कब आया था, तो आपको 1802 इसका आंसर देना है। जबकि इंग्लैंड में थर्ड एडिशन आया था 1802 में। और जो फोर्थ एडिशन है लिरिकल बैलेट्स का, वो कब आया था दोस्तों? 1805 में आया था। तो आपको एक चीज यहां पर पता चल गई होगी कि लिरिकल बैलेट्स के जो आई थी विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज के द्वारा 1798 में, इसके 4 एडिशन हैं। पहला एडिशन इसका आया 1798 में, दूसरा एडिशन आया 1800 में, तीसरा एडिशन आया 1802 में और चौथा एडिशन आया इसका 1805 में। लिरिकल बैलेट्स जो है दोस्तों वो उनकी जो पहली पोयम है, मतलब कि इसकी ओपनिंग पोयम जो है लिरिकल बैलेट्स की, वो कौन सी है दोस्तों? एस.टी. कोलरिज के द्वारा लिखी गई एक बैलेड है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। और जो लास्ट पोयम है, मतलब कि 23rd जो पोयम है, वो विलियम वर्ड्सवर्थ की टिंटन अबे लिखी हुई है। 1802 में विलियम वर्ड्सवर्थ और डोरेथी ने एक बार फिर से फ्रांस को ट्रेवल किया। मतलब ये दोनों, विलियम वर्ड्सवर्थ और इनकी बहन डोरेथी वर्ड्सवर्थ, ये दोनों एक बार फिर से दोस्तों फ्रांस गए। क्यों गए फ्रांस? ये दोस्तों मिलने गए थे अपनी बेटी से, मतलब इनकी बेटी जो थी कैरोलिन, ये इससे मिलने गए थे। इसका जो रहने का बंदोबस्त है, अरेंजमेंट है, उसे करने के लिए गए थे। जो इनकी बेटी थी एनिट वॉलन, एनिट वॉलन के पास दोस्तों ये गए थे और अपनी बेटी के पास गए थे, कैरोलिन के पास। और इनको ये कुछ पैसे देकर आए थे, इनका अरेंजमेंट करके आए थे, जिससे ये अपना जीवन अच्छे से बिता सकें। क्यों ऐसा किया था इन्होंने वहां जाकर? क्योंकि दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं अब 1802 में शादी करने वाले थे अपनी एक चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ, जिसका नाम मैरी हचिंसन था। दोस्तों ये इनकी कजन भी थी जिनके साथ इन्होंने शादी कर ली। विलियम वर्ड्सवर्थ ने दोस्तों एक पोएम को लिखना स्टार्ट किया था। कब दोस्तों? 1799 में, ठीक है, जिसका नाम इनका पोएम टू कोलरिज है। जिन लोगों ने विलियम वर्ड्सवर्थ को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा है, तो वो अच्छे से समझ गए होंगे मैं किस पोएम की बात कर रहा हूं और इसके दूसरे टाइटल और क्या क्या हैं। पोएम टू कोलरिज जब इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था, वो कौन सा ईयर था दोस्तों? 1799 में था, ठीक है। और इन्होंने इसे कंप्लीट कर लिया था 1805 में। लेकिन इन्होंने इसे पब्लिश कराने से बिल्कुल इनकार कर दिया, मना कर दिया, क्योंकि ये इसे अपनी एक लॉन्ग पोएम द रिक्लाउस का प्रोलोग बनाना चाहते थे। अब ये प्रोलोग होता क्या है? क्या होता है प्रोलोग? ये दोस्तों एक स्पीच हो सकती है या फिर एक राइटिंग हो सकती है। देखिए ये आपका एक लिटरेरी टर्म भी है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रोलोग क्या होता है, ठीक है।
तो मैं आपको प्रोलॉग बता देता हूं ऐसे ही। वैसे तो मैं इसको लिटरेरी टर्म के अंदर अच्छे से कवर करूंगा, लेकिन आपको इसको बता देता हूं। विलियम वर्ड्सवर्थ का प्लान था एक द रिक्लाउज वर्क लिखने का, ठीक है। ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम इनकी होती। इन्होंने एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम का प्रोलॉग लिखा जिसका नाम था पोएम टू कोलरिज, जो इन्होंने 1799 में लिखना स्टार्ट किया और 1805 में कंप्लीट कर लिया। लेकिन उन्होंने इसे पब्लिश कराने के लिए तब तक मना कर दिया था जब तक ये अपना द रिक्लाउज लिखना कंप्लीट ना कर दे, लिखकर कंप्लीट ना कर दें। और जब पोएम टू कोलरिज जो है इसको प्रोलॉग बनाएंगे किस वर्क का दोस्तों? द रिक्लाउज का। मतलब दोस्तों ये प्रोलॉग होता क्या है? ये किसी भी वर्क का इंट्रोडक्शन होता है, जो ये स्पीच हो सकती है, कोई राइटिंग हो सकती है जो किसी वर्क के बारे में उसका इंट्रोडक्शन देती है। तो ये पोएम टू कोलरिज जो है वो किसका इंट्रोडक्शन देती? द रिक्लाउज का इंट्रोडक्शन देती। अब दोस्तों ये रिक्लाउज जो है विलियम वर्ड्सवर्थ का अनफिनिश्ड वर्क है, जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी लाइफ में कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाए थे। इसीलिए इनकी वाइफ ने इसका नाम बदलकर पोएम टू कोलरिज का द प्रिल्यूड रखा और इसको 1850 में पब्लिश करा दिया था। ये चीजें मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। 1813 की बात करते हैं दोस्तों। 1813 में विलियम वर्ड्सवर्थ और उनकी फैमिली राइडल माउंट में दोस्तों मूव हो गई थी, जहां पर इन्होंने अपनी लाइफ के लगभग दोस्तों 50 साल गुजार दिए थे। तो आपसे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने लास्ट ईयर्स, जो लाइफ के लास्ट ईयर्स थे, वो कहां पर बिताए थे? तो राइडल माउंट इसका करेक्ट आंसर दोस्तों होगा, जहां पर ये 1813 में मूव हुए थे। 1814 में दोस्तों इनका एक वर्क, खास वर्क जिसका नाम एक्सकर्जन है दोस्तों, ये आया था, जिसे इन्होंने 9 बुक्स में लिखा था। तो क्वेश्चन ये बनता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जो वर्क है एक्सकर्जन, ये कितनी बुक्स में आया था? तो 9 बुक्स में ये आया था, जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1802 में लिखना स्टार्ट किया और इसे 1814 में दोस्तों पब्लिश करा दिया। द प्रिल्यूड एंड द एक्सकर्शन। दोस्तों देखिए, तो ये दोनों के दोनों वर्क जो हैं ये किसके पार्ट होने थे? इनके लॉन्ग नैरेटिव वर्क द रिक्लाउज के पार्ट होने थे। लेकिन इनका रिक्लाउज जो है कभी भी दोस्तों पब्लिश नहीं हो पाया, इसीलिए ये अलग अलग पब्लिश करा दिए गए। 1829 में दोस्तों डोरेथी जो है उसकी हालत गंभीर होने लगी। वो एक बीमारी का शिकार हो गई, सीरियस इलनेस का शिकार हो गई और 1855 में दोस्तों इनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो डोरेथी वर्ड्सवर्थ जो विलियम वर्ड्सवर्थ की बहन है, उनको एक इलनेस यानी कि बीमारी का सामना करा उन्होंने, सीरियस इलनेस का। कब? 1829 से, और 1855 तक उसी बीमारी से जूझती रही, जिसकी वजह से 1855 में इनकी डेथ हो गई। इनका फ्रेंड जिसका नाम एसटी कोलरिज है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ के बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, 1834 में दोस्तों इनकी भी डेथ हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों 1843 की। 1843 से लेके 1850 तक, ठीक है। 1843 से लेके 1850 तक विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट लाउरिएट रहे। तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है पोएट लाउरिएट कब बने थे। तो आपको ये बताना है कि 1843 में ये पोएट लाउरिएट बने थे, और कब तक ये पोएट लाउरिएट रहे दोस्तों? 1850 तक पोएट लाउरिएट रहे। इसके बाद दोस्तों 1850 में कौन पोएट लाउरिएट बना था? टेनीसन पोएट लाउरिएट बने थे विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद, ठीक है। और जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो किसकी डेथ के बाद बने थे दोस्तों? रॉबर्ट साउदी की डेथ के बाद ये बने थे क्या? पोएट लाउरिएट, ठीक। तो यहां पर एक क्वेश्चन आपका सोल्व होता है कि पोएट लाउरिएट विलियम वर्ड्सवर्थ कब बने थे दोस्तों? 1843 में। पहले तो इन्होंने मना किया था पोएट लाउरिएट बनने से कि ही वाज टू ओल्ड, ये बहुत ही ज्यादा बूढ़े हैं, इसीलिए इन्होंने मना कर दिया था। बट एक्सेप्टेड व्हेन द प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट पील, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे जिसका नाम रॉबर्ट पील था उस समय पर दोस्तों, उन्होंने इनसे कहा कि यू शैल हैव नथिंग रिक्वायर्ड ऑफ यू, तुम्हें पोएट लाउरिएट बनने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो एक पोएट लाउरिएट बनने के लिए चाहिए होता है, तो तुम इसे एक्सेप्ट कर सकते हो। तो
रॉबर्ट पील के कहने पर विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएट लॉरेट बनना स्वीकार किया था। ये एक लौते मात्र एक ऐसे पोएट लॉरेट रहे जिन्होंने नो ऑफिशियल वर्सेस को लिखा। ठीक है, मतलब इन्होंने पोएट लॉरेट के पद पर रहकर कोई भी ऑफिशियल वर्सेस को नहीं लिखा था। इसीलिए दोस्तों रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इन्हें लॉस्ट लीडर कहा है। विलियम वर्ड्सवर्थ डाइड एट दी राइडल माउंट। विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ दोस्तों कब कहां पर हुई थी? राइडल माउंट में हुई थी। कब हुई थी? 23 अप्रैल 1850 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक, और इन्हें दफनाया कहां गया था? सेंट ओसवाल्ड चर्च ग्रासमेयर में इनको दफना दिया गया था। तो दोस्तों मैं आपको कुछ खास वर्क बताने वाला हूं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वो वर्क मैं आपको बताऊंगा जो विलियम वर्ड्सवर्थ के खास वर्क हैं। ठीक है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ की यहां तक बायोग्राफी हमने कवर कर ली है। अब बात करते हैं इनके वर्क्स की। ठीक दोस्तों, सबसे पहले प्रिल्यूड की बात करते हैं जो कि इनका मैग्नम ओपस वर्क है या इनका मास्टरपीस है। इनके मास्टरपीस दो ही वर्क हैं दोस्तों, द प्रिल्यूड और दूसरा है दोस्तों लिरिकल बैलेड्स। अगर एग्जाम में ये दोनों ही ऑप्शन आपके सामने होते हैं तो आपको कौन सा आंसर मार्क करना है दोस्तों? द प्रिल्यूड आपको मार्क करना है। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। किस में लिखा गया है दोस्तों? ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, जिसको इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था 1799 में और 1805 में दोस्तों इन्होंने कंप्लीट कर दिया था। और ये पब्लिश कब हुआ था दोस्तों? 1850 में। क्योंकि इन्होंने 1805 में मना कर दिया था इस वर्क को पब्लिश कराने के लिए कि ये मेरे एक लॉन्ग नैरेटिव वर्क द रिक्लाउस का प्रोलॉग बनेगा, जो मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड पे समझाया था। ठीक है, अब जो प्रिल्यूड है इसका अनोदर टाइटल पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसका अनोदर टाइटल है द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। यहां पर कभी कभी दोस्तों द भी लिखा होता है। द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड इसका अनोदर टाइटल है और ये डेडिकेट किसको है दोस्तों? इनके फ्रेंड एस.टी. कोलरिज को डेडिकेट है। अब मैं जो पॉइंट आपको दोस्तों द प्रिल्यूड के बारे में बताने वाला हूं, ये सारे के सारे पॉइंट आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो प्रिल्यूड है दोस्तों किसने लिखी है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। दूसरा प्रिल्यूड जो है एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने दोस्तों लिखा है। तीसरा प्रिल्यूड जो है रिटन हुई है किसमें दोस्तों? ब्लैंक वर्स में रिटन हुई है। चौथा दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रिल्यूड को लिखना स्टार्ट किया था 1799 में और इसे कंप्लीट कर दिया था 1805 में। तो पॉइंट दोस्तों ये हैं, और भी पॉइंट हैं इसके, वो अगली स्लाइड पर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अगला पॉइंट है तो प्रिल्यूड को कंप्लीट किया था 1805 में और इसके बाद इसे इनिशियली इन्होंने कंप्लीट किया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने 13 बुक में। ठीक है, पहले तो दोस्तों एक चीज यहां पर ध्यान से आप समझ लीजिए कि प्रिल्यूड जो फाइनली पब्लिश्ड हुई थी वो कितनी बुक में हुई थी? 14 बुक में हुई थी। और इनिशियली जब इन्होंने कंप्लीट किया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने द पोएम टू कोलरिज को, द प्रिल्यूड को, तो 13 बुक्स में किया था, लेकिन ये पब्लिश 14 बुक्स में हुई थी। ठीक है, 1850 में। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको नाम क्या दिया था दोस्तों? पोएम टू कोलरिज इसको नाम दिया था। जब 1799 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको लिखना स्टार्ट किया था द प्रिल्यूड को, तो इसको नाम दिया था पोएम टू कोलरिज। इसके बाद इन्होंने दोस्तों डोरेथी, जो इनकी डोरेथी वर्ड्सवर्थ इनकी बहन थी, उसने इसको नाम दिया द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। इसके अलावा दोस्तों इनकी वाइफ मैरी जिसका नाम था, उन्होंने 1850 में इसको नाम दिया दोस्तों 1850 में द प्रिल्यूड। जब इसको पब्लिश कराया था कितनी बुक में दोस्तों? 14 बुक्स में पब्लिश कराया था। ठीक है, इसके अलावा द प्रिल्यूड को विलियम वर्ड्सवर्थ का मैग्नम ओपस वर्क भी कहा जाता है। कोलरिज ने इसकी रेस्पॉन्स में एक वर्क को लिखा था दोस्तों जिसका नाम था टू विलियम वर्ड्सवर्थ। देखिए दोस्तों द प्रिल्यूड जो है वो एड्रेस थी, डेडिकेट थी किसको? एस.टी. कोलरिज को। लेकिन कोलरिज ने भी इसके रेस्पॉन्स में एक वर्क लिखा था दोस्तों टू विलियम वर्ड्सवर्थ जिसका नाम था। इसके अलावा दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक सोनेट को लिखा जिसका नाम लंदन 1802 था। 1802 दोस्तों एक सोनेट को लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने जिसका अनोदर टाइटल टू मिल्टन ही था।
इसमें दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन को ट्रिब्यूट किया है, मिल्टन को याद किया है। ठीक है, किस वर्क में? लंदन 1802 में। ठीक, विलियम वर्ड्सवर्थ ने सबसे पहले इसका नाम टू लंदन 1802 रखा था, लेकिन बाद में इसको बदलकर टू मिल्टन कर दिया गया। माइकल, दोस्तों जो एग्जाम में बार बार बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं वो माइकल से बार बार रिपीट होते हैं। माइकल जो है इनकी एक पास्टरल नैरेटिव पोएम है। देखिए यहां पर मैंने आपको बता दिया है कि ये इनकी पास्टरल नैरेटिव पोएम है। ठीक, जो इन्होंने लिखी थी पतझड़ के दिनों में, कुछ शुरुआती विंटर के डेज में कह सकते हैं। कब? 1800 में डोव कॉटेज ग्रासमेयर के अंदर। इसमें दोस्तों माइकल है एक शेफर्ड जिसे हम कहते हैं। इस पोएम के अंदर माइकल नाम का एक आदमी है जो शेफर्ड है इस पोएम के अंदर। वो कितने सालों का है दोस्तों? 80 सालों का है। तो माइकल की एज भी पूछ ली जाती है कि व्हाट इज द एज ऑफ माइकल इन द पोएम माइकल। तो आपको दोस्तों 80 साल इसकी एज बतानी है। जो इनकी वाइफ हैं, इनकी एक वाइफ है जिसका नाम दोस्तों इजाबेल है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों माइकल के बारे में। ये रॉक्स से, चट्टानों से और खेतों से प्यार करने वाला एक इंसान है। इनकी पत्नी का नाम क्या है दोस्तों? इजाबेल इनकी पत्नी का नाम है, जो इनसे तकरीबन 20 साल छोटी हैं। तो कितनी साल की हो गई दोस्तों? ये 60 साल की हो गई। यदि एग्जाम में माइकल की पत्नी इजाबेल की एज पूछी जाती है तो आपको 60 साल बतानी है। ठीक है, एक इनका बेटा है। इनके बेटे की उम्र इस पोएम के टाइम पर दोस्तों कितनी साल थी? 18 साल थी। तो एग्जाम में दो चीजें ज्यादातर पूछी जाती हैं। क्या? कि एक तो माइकल की एज पूछी जाती है जो 80 साल है, और एक इनके बेटे लूक की एज पूछी जाती है जो 18 साल है। ठीक है, अब इनकी जो पत्नी है दोस्तों माइकल की, इजाबेल जिसका नाम है, वो क्या काम करती है दोस्तों? स्पिनिंग का काम करती है। जो आपने गांधी जी के पास चरखा देखा होगा जिससे वो काटते थे, वही चरखा, वही काम जो करती थी ये इजाबेल भी करती थी। इनकी एक कुटेज थी, उस कुटेज का नाम भी दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इनकी कुटेज का नाम क्या है? इवनिंग स्टार इनकी कुटेज का नाम है जहां पर ये रहते थे। ठीक है, तो माइकल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई। द सोलिटरी रीपर जो है दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एक पोएम है जिसे इन्होंने 1807 में दोस्तों पब्लिश कराया था। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ को ये आइडिया कहां से आता है इस पोएम को कंपोज करने का? When he passes through a field where he sees a Highland Hills girls. The girl was singing while reaping. She seems to be singing in Gaelic. ये दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि ये लड़की जो है किस लैंग्वेज में गा रही थी। तो गायलिक इसको दोस्तों आपको आंसर देना है। ये दोस्तों 32 लाइनों की पोएम है जिसमें 4 स्टेंजास का यूज किया गया है। ठीक है, तो जो सोलिटरी रीपर्स है उसमें 4 स्टेंजास का प्रयोग किया गया है। हर एक स्टेंजा के अंदर कितनी लाइन है दोस्तों? 8 लाइन है। 8 लाइन के स्टेंजा हैं इसमें 4, तो टोटल जो है 32 लाइन है। इसके अलावा इनकी एक और पोएम है दोस्तों जिसका नाम एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस है, जो 1793 में आई थी। लिरिकल बैलेड्स के बारे में दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। लिरिकल बैलेड्स दोस्तों रोमांटिक एज के लॉन्च के टाइम पे आई थी। ये क्या है दोस्तों? 1798 में जब लिरिकल बैलेड्स लॉन्च हुई उसके बाद ही दोस्तों रोमांटिक एज भी लॉन्च हुई। इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने 19 पोएम और एसटी कॉलेज ने 4 पोएम का कंट्रीब्यूशन दिया है। टोटल इसमें 23 पोएम्स हैं। ठीक है, ओपनिंग जो पोएम है इसकी द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है, और जो क्लोजिंग है वो टिंटन अबे से है। ये सारी चीजें मैंने आपको रिपीट में बता दी। और ये पीटर बेल जो है, पीटर बेल भी एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई, जिसको इन्होंने 1798 में दोस्तों लिखना स्टार्ट किया था और 1819 में ये पब्लिश हुई थी दोस्तों। इस वर्क को पीटर बेल को दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ ने एसटी कॉलेज की एक पोएम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर के रेस्पॉन्स में लिखा था। टिंटन अबे जो इनका बहुत ही खास वर्क है दोस्तों। ये पहली बात तो लिरिकल बैलेड्स की लास्ट पोएम है। बार बार टिंटन अबे के बारे में इसका कंप्लीट टाइटल पूछ लिया जाता है दोस्तों एग्जाम में। किसका? टिंटन अबे का। वो क्या है दोस्तों?
लाइन्स रिटन या फिर कंपोज्ड, ये दोनों चीज में से आपको कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है। लाइन्स कंपोज्ड या फिर रिटन ए फ्यू माइल्स अबव टिंटन अबे on revisiting the banks of the Wye during a tour जुलाई 13, 1798। ये इसका पोएम का दोस्तों कंप्लीट टाइटल है यहां तक, ठीक है। पहली बार टिंटन अबे पर विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1700 दोस्तों विजिट किया था। दूसरी बार विजिट जो हुआ था इनका टिंटन अबे पर 1798 में हुआ था। पहली बार 1793 में, दूसरी बार 1798 में। 5 साल के गैप के बाद ये गए थे। टिंटन अबे जो है दोस्तों वो इनकी बहन डोरेथी वर्ड्सवर्थ को एड्रेस करती है, जिसमें ये डोरेथी से कहते हैं कि तुम्हें नेचर के टच में रहना है। ये एक ड्रामेटिक लिरिक है जो दोस्तों ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। टिंटन अबे की ये सारी चीजें दोस्तों आप कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। द एक्सकर्सन दोस्तों इनकी एक वर्क है जो 9 बुक्स में आया था। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसे 1802 में लिखना स्टार्ट किया और 1814 में इसे पब्लिश करा दिया। ये जो सेकंड पार्ट होना था किसका, इनके इनकम्प्लीट वर्क द रिक्लाउस का सेकंड पार्ट होना था। ओथ टू ड्यूटी भी एक वर्क है दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ का। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसे कंपोज किया था दोस्तों 1805 में और पब्लिश किया था 1807 में। ओथ टू ड्यूटी, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड किसे कहा जाता है, तो आपको दोस्तों आंसर देना है किसे कहा जाता है, ड्यूटी को कहा जाता है। ओड इंटिमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी, ये भी दोस्तों एक ओड है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया जो पब्लिश हुआ था कब दोस्तों 1807 में। ये वैसे तो 2 बार में विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा, पार्शली लिखा था। पहली बार 1803 में, दूसरी बार 1806 में, और इसे 1807 में दोस्तों पब्लिश करा दिया गया। इसका कंप्लीट टाइटल जो है इस ओड का भी, पहले तो आपको इसका जॉनर पता चल गया है कि ये एक क्या है दोस्तों, ओड है। इसका कंप्लीट टाइटल है ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ये इसका दोस्तों कंप्लीट टाइटल है। कहां से लेकर यहां तक इसका कंप्लीट टाइटल है। ये एक रेगुलर ओड है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया जो इनके 1807 के एडिशन में आया था। पोएम्स इन 2 वॉल्यूम जो इनका एडिशन है। सोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ये भी इनका दोस्तों एक वर्क है जिसका अनोदर टाइटल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका अनोदर टाइटल है लीच गैदरर, ठीक है। लीच गैदरर जो है इसका अनोदर टाइटल है रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस का। ये एक इनकी नैरेटिव पोएम है जो कंपोज हुई थी दोस्तों 1802 में, पब्लिश हुई थी 1807 में। अब एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ किसको रिकॉल करते हैं, तो आपको आंसर देना है चैटरटन एंड बर्न्स को ये रिकॉल करते हैं। आई होप ये चीजें दोस्तों आपको क्लियर हैं। दोस्तों अगर सारी पोएम्स को मैं आपको इस तरह से बताता रहूंगा तो वीडियो की लेंथ जो है बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए दोस्तों मैं आपको पोएम्स के नाम बता देता हूं जो पोएम्स आपको विलियम वर्ड्सवर्थ को कवर करने के लिए स्टडी करनी जरूरी है। तो दोस्तों ये सारी पोएम्स हैं पील कासल, फ्रेंच रेवोल्यूशन, लूसी ग्रे, द थॉर्न, रूथ, टू द कुकू, टू ए स्काईलार्क, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, डैफोडिल्स, स्कोर नॉट सोनेट, माय हॉर्स लीप्स अप, द टेबल टर्न। ये इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की जो विलियम वर्ड्सवर्थ को कवर करने के लिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। आई होप दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी और इनके वर्क्स जो मैंने आपको बताए वो अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।